हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 346 BS 2023 का पहला सेट। इस सेट का ये वीडियो जो है दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक के सभी खंड को हल किया है और इस वीडियो में सवाल नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। जिन प्रश्नों के आगे स्टार का निशान बना हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये टॉपिक या फिर इससे संबंधित चैप्टर 2025 और आगामी वर्ष की परीक्षाओं के लिए किताब से निकाल लिए गए हैं। तो हम लोग स्टार लगे हुए सवालों पर चर्चा नहीं करेंगे और बाकी वो सवाल जो पीछे हमने सॉल्व कर दिया है या जो थ्योरी पीछे हमने बताई हुई है, पीछे के सेटों में आया हुआ है, तो उस थ्योरी को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अगर आपने हमारा पीछे का जो भी वीडियो है, जो कि 2024 और कुछ सेट हमने 23, उसके बाद पीछे के वर्षों के जो भी बना के रखा है, अगर आपने उन्हें देखा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी और किसी भी किस्म का आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। पहला सवाल है सवाल नंबर 4। इसका पहला खंड है, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए और परिभाषित कीजिए। तो इसका जवाब यह है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक दो प्रकार के होंगे। ऐसा नाभिक जिनका या फिर ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हों, उसे हम कहेंगे समप्रोटॉनिक। या फिर ऐसा, यहाँ पे चूंकि बात नाभिक की है तो कहेंगे ऐसे दो नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसे हम समप्रोटॉनिक कहेंगे। और जिनमें समान द्रव्यमान संख्या होगी, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर होगी, उसे हम समभारिक कहेंगे। तो ये दो प्रकार के नाभिक होंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर। और एक और इसमें वैरायटी होती है कि जिन दो नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है तो हम उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल चर्चा न्यूक्लियस की जो प्लेलिस्ट है उसमें की गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ नार गेट से संबंधित जो भी टॉपिक है वो चूँकि आगे के वर्षों के लिए है नहीं, तो इसलिए इस सवाल को छोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद चौथे का तीसरा खंड है, किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे दिया है I का समीकरण है 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर और V का है 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट। तो तीन चीज निकालनी है। पहला है धारा का वर्ग माध्य मूलमान, दूसरा है आवर्तकाल और तीसरा है धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। तो आइए इसको लगाते हैं। ये सवाल है चौथे का तीसरा खंड। I की वैल्यू है 3.5 साइन 628t प्लस में π/6 एम्पियर और वोल्टेज का समीकरण है 28 साइन 628t माइनस π/6 वोल्ट। ये दो चीज दिया हुआ है। पहला निकालना है धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो IRMS का सूत्र होता है I0/√2। यहाँ पे जो I0 है, ये साइन के आगे जो वैल्यू लिखी है इसी को हम I0 कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3.5 बटे करड़े में 2। इसका परिमेयीकरण कर सकते हो, 3.5 करड़े में 2 बटे 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.75 करड़ी में 2 एम्पियर।
चाहे आप करड़ी 2 की वैल्यू 1.414 करके 1.75 में गुणा भी कर सकते हो, या फिर आप इसी को उत्तर लिख के रहने दो। दूसरा इसमें पूछा था आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से लिखते हैं, सूत्र होता है 2 पाई बटे ओमेगा। यहाँ ओमेगा कौन है? ये जो टी के सामने लिखा है, चाहे वी के समीकरण में या फिर आई के समीकरण में, जो टी के आगे लिखा है यही ओमेगा है। तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा की वैल्यू 628। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ये 628। तो 2 से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 314 और ऊपर 3.14। तो चाहे तो दशमलव आप हटा सकते हो, तो नीचे 2 बार 0 लग जाएगा, तो इसका जवाब बनेगा 1/100 यानी 0.01 सेकंड। ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद इसमें पूछा है नंबर 3, धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। तो जो कलांतर होगा उसको निकालने के लिए इन दोनों का हमें अंतर लेना है, चाहे v से i का अंतर या फिर i से v का अंतर। तो इसको लिखेंगे π/6 माइनस π/6, तो हो जाएगा ये π/6 प्लस π/6 यानी 2 π/6 यानी π/3 यानी 60 अंश का कलांतर होगा। तो ये है चौथे का तीसरा खंड। इसका ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद का सवाल हम आपको दिखाते हैं, जो कि है चौथे का चौथा खंड। गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा और परावैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, यानी इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। ये इसका पहला खासियत है। गामा किरणें जो होती हैं, इनकी विभेदन से जो क्षमता होती है वो बीटा से थोड़ी कम होती है, ये इसका दूसरा गुण है। और गामा किरणें जो हैं ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। और उसके बाद इनका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है। तो ये सारी इसकी खासियत है। ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ये भी इसकी खासियत है। गामा किरण जब किसी नाभिक से टकराती है या किसी फोटॉन टाइप के कण से टकराती है, तो वो उसमें वियोजन कराने की क्षमता भी रखती है। तो इसकी बहुत सारी खासियत हैं। और ये चलती है तो लाइट की स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो इसमें बेसिक आप ये लिख सकते हो कि गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये इसकी पहली खासियत लिख दो। गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है काफ़ी कम होता है, ये इसकी दूसरी खासियत है। गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, यानी इन पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो ये इनके हो गए कुल 4 गुण। इसी में अगला खंड है कि गामा और परावैंगनी किरणों में तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है? तो गामा का सबसे कम होता है, इसका मतलब वैंगनी का अधिक होगा और गामा का कम होगा। उसके बाद जो इसका अगला खंड है चुंबकीय या म्योत्तरीय पृथ्वी के चुंबकत्व, जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसके बारे में कुछ नहीं करना है। अगला जो 5वें का पहला खंड है इसे लगाना है। तो सवाल यह है कि क्राउन कांच से सम अवतल लेंस, यानी दोनों तरफ का भाग अवतल रहेगा, ऐसा एक लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखें कि लेंस की क्षमता ऋण 2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 दिया है। ये 5वें का पहला खंड है। इसमें क्षमता दी गई है पावर ऋण 2.5 डायोप्टर। क्षमता को लिखते हैं 1/f, तो ये हो गया ऋण 2.5। अब ये जवाब मीटर में आएगा, लेकिन अगर हम इसको 100/f लिखेंगे तो जवाब f का सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी 100/f।
2.5 आगे ऋण, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1000/25 हो जाएगा, यानी 25 चौको 100 ऋण 40 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी हो गई। अब लिखेंगे चूंकि 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 - 1/r2। तो सम अवतल बनाना है, यानी r1 की वैल्यू -r होगी और r2 की वैल्यू +r। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल लेंस ऐसा होता तो इसका इस तरफ रेडियस और इसका इस तरफ, तो r1 का चिन्ह माइनस और r2 का प्लस होगा। और चूंकि समअवतल है तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो 1/f का मान है ऋण 40, n-1 1.65 दिया है ऋण 1, r1 की जगह पे ऋण r और r2 की जगह पे r। तो ये ऋण 40 1/ऋण 40 हो जाएगा, घटाएंगे 0.65 और ये होगा ऋण 2/r। ऋण से ऋण खत्म और इसका गुणा करेंगे अगर यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.3 लगभग। तो पहले तो इसको लिख देते हैं इतना, 2 से गुणा कर दें तो 5 10 2 6 12 13 1.3/r। तो r का मान हो जाएगा यहाँ पे 1.3 × 40 यानी 52 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल है तो माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ऋण 2.5 डायोप्टर का एक समअवतल बनाना है और अपवर्तनांक 1.65 रखनी है तो वक्रता त्रिज्या इसकी 52 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल देखिए, इसका 5वें का तीसरा खंड। LCR श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अनुनादी आवृत्ति निकालनी है। यह है 5वें का तीसरा खंड और ये टॉपिक बहुत जरूरी है। लगभग हर सेट में अनुनादी आवृत्ति का या तो सूत्र निकालने के लिए कहा जाता है या तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल ही आ जाते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में यहाँ पे लिख देते हैं LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति तब होती है जब XL और XC बराबर हो जाते हैं। XL यानी ओमेगा L, XC यानी ओमेगा C। ओमेगा का ओमेगा के साथ गुणा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू √1/LC। ओमेगा मतलब 2πf, जहाँ यह फ्रीक्वेंसी है अनुनादी आवृत्ति है, तो अनुनाद की आवृत्ति हो जाएगी 1/2π√LC। ये इसका सूत्र हो जाएगा, यही आपको करना है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये अगला है बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो इसका हमने स्पेशली वीडियो भी बनाया है और जो 2024 का सेट है उसमें भी कई बार ये पूछा गया है, जिसको हमने सॉल्व किया है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताओ। ये है 5वें का जो चौथा है उसका ऑप्शनल। तो उत्तेजित है, इसका मतलब ये नहीं पता है कि वो कौन सी कक्षा में है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n वीं कक्षा में है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर बटे में n स्क्वायर। ये होती है nवें कक्षा की ऊर्जा। अब इसमें nवें कक्षा की ऊर्जा दिया 3.4, तो ये हो जाएगा 13.6 बटे n स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा देंगे
तो n का मान आएगा 13.6/3.4, तो ये आएगा 4 n स्क्वायर का मान। तो n का मान हो जाएगा 2, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए n बराबर 2 में कोणीय संवेग P बराबर सूत्र होता है NH/2π। n का मान 2, h का मान 6.6 × 10⁻34 और 2, पाई का मान 3.14। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 3.6/3.14 × 10⁻34। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी लगभग 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा कुछ। हम 2.1 मान के चलते हैं। 10⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यही होगा 5वें के चौथे खंड का जवाब। आप ये पूरा डिटेल में सॉल्यूशन इसका उतार सकते हो। अगला सवाल है इसमें 5वें का 5वां खंड। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक निकालना है। तो ये 5वें का 5वां खंड है। हम इसमें आपको समझा देते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्रिज्म है और ज्यादातर प्रिज्म के कोण को ए से लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे इसको ए से लिख दे रहे हैं। मान लेते हैं एक प्रिज्म ABC है जिसमें प्रिज्म कोण यह है। अल्पतम विचलन की स्थिति में निकालना है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में कंडीशन ये है कि अंदर की जो ये जो लाइन होती है ये इसके पैरेलल होती है। और अगर पैरेलल नहीं है, मान लो ये पैरेलल नहीं है, तभी एक कंडीशन आता है जिसमें अल्पतम विचलन की स्थिति होती है। तो उसके लिए ये जो आपतन कोण यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो इमर्जेंट एंगल है जो कि बाहर निकल रहा है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं हर हाल में अगर ये अल्पतम विचलन हो रहा है। यानी ये जो डेविएशन है अगर मिनिमम हुआ तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, पक्का है। ये बात आपको ध्यान रखना। 2 कंडीशन होता है, या तो ये पैरेलल हो जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक जो प्रिज्म होता है उसी में लागू होता है, क्योंकि अलग अलग आकार के होते हैं। लेकिन ये दूसरा कंडीशन लगभग हमेशा फॉलो होता है, आई और ई हमेशा बराबर हो जाते हैं। तो ये आई है और हम इसको आर मान लेते हैं, R1। इसको मान लेते हैं हम R2, या फिर आप इसको I2 लिख सकते हो। तो चूंकि हमने इसको ये लिख दिया तो इसलिए हमने इसको R2 लिख दिया। अब इसको आप पीछे बढ़ाओगे, मान लो कहीं पे बढ़ा दिया और ये किसी पॉइंट पे मिला, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है Q। तो आप यहाँ पे देखोगे एक चतुर्भुज बनना, हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे नाम है N और M। तो सिंपल है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये पूरी की पूरी एक रेखागढ़ी समझो, ANQM। इसमें आप देखोगे ये 90 अंश का है, ये भी पूरा 90 है क्योंकि ये एक अविलंब है। तो A + Q की वैल्यू होगी 90 अंश, सॉरी 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं। तो 90 90 180 गायब हो गया, तो ये दोनों जोड़ के 180। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं। अब उसके बाद ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज का नाम हम लिख देते हैं NQM। इसमें NQM में आप देखोगे R1 + R2 + Q, ये तीनों जोड़ के होंगे 180। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। तो दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर ही होगा, यानी A + Q बराबर होगा R1 + R2 + Q के, यानी A बराबर होगा R1 + R2 के। अब यहाँ लिख देते हैं अल्पतम अगर विचलन है, अल्पतम विचलन में R1 R2 बराबर होंगे और मान लेते हैं कि ये R है। तो इसका मतलब यहाँ पे A बराबर होगा R + R, यानी 2R, यानी R का मान हो जाएगा A/2। ये निकल गया R का मान।
अब हमें आई का मान निकालना है, तो आई का मान यहाँ से निकलेगा। आप इसको कोई एक ट्रायंगल नाम दे दो, जैसे क्यू लिख दिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर। तो लिखेंगे ट्रायंगल आर एन एम। इसमें आप देखोगे ये बहिष्कोण है, ये यहाँ पे, तो ये अगर बहिष्कोण है तो ये अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होगा ये। तो ये अंदर वाला कोण कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए देखो ये पूरा एंगल का मान है आई, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मान होगा आई माइनस R1, इसका मान होगा ई माइनस R2। तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस R1 और प्लस में ई माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 R2, तो ये हो जाएगा ई प्लस आई और माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं माइनस, और आई और ई बराबर होंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो हम ई को भी आई लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i और ये हो गया डेल्टा एम। तो यहाँ से इसको इस तरफ ला के जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये आई का मान आ जाएगा। अब आई और आर हमें मिल गया, तो लिखेंगे इसलिए अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान निकल गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर का मान निकला है साइन ए बाई 2, आर का मान ए बाई 2 है, यही इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप इसको लिख सकते हो। ये है 5वें का 5वां खंड। अगला सवाल यहाँ पे है छठवां सवाल। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम, तो दोनों नियम में एक नियम संधि का नियम, एक पास का नियम। इस पे भी पूरा 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। अगला जो सवाल है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए और बी के लिए तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो बी का प्रतिरोध निकालें। ये है 6वें का ऑप्शन। अब इसमें सवाल में दिया है कि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं और साथ में दोनों का द्रव्यमान एक ही है। तो सवाल में दिया है कि तार ए का द्रव्यमान बराबर है तार बी का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो इसको लिखेंगे तार ए का आयतन गुणे घनत्व। चूंकि दोनों का समान है तो हम केवल घनत्व शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बी का आयतन गुणे घनत्व। अब घनत्व हम हटा देंगे क्योंकि दोनों पदार्थ एक ही, मतलब दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो घनत्व यहाँ से गायब हो जाएगा। अब तार ए का आयतन, अब आयतन मान लेते हैं, इसका वी ए लिख देते हैं, इसके आयतन को हम वी भी लिख देते हैं। चूंकि यहाँ बात व्यास की है तो पक्का ये बेलन के जैसा होगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो आर ए स्क्वायर इंटू एच, यानी इसकी लंबाई, तो हम इसको लिख देते हैं यल ए, और पाई आर बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे एल बी। पाई से पाई कट जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे अब इन्होंने व्यास का रिलेशन दिया है, त्रिज्या का नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम आर को आर की तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा आर ए बाई आर बी इसका वर्ग बराबर यल बी बटे यल ए। इन्होंने दिया हुआ है कि तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, तो ए का व्यास मान लो, उसको हम डी ए लिख देते हैं। दिया तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, तो ए का जो व्यास है वो बी का आधा है। अब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो ये हो जाएगा 2RA बराबर होगा 2RB बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो RA की वैल्यू हो जाएगी RB बाई 2।
तो चाहे आप आर ए को RB/2 लिख दो या RB को 2RA लिख दो, तो ये हो जाएगा RA और RB की वैल्यू 2RA, इसका वर्ग बराबर LB/LA, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग 1/4, यानी LB/LA की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब इसमें दिया A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो B का प्रतिरोध बताओ। तो RA/RB इसका सूत्र होता है LA/LB और क्षेत्रफल इनका, तो यहाँ पे हमें B का क्षेत्रफल पहले ढूंढना पड़ेगा। तो B वाले का क्षेत्रफल होगा πRB² बटे πRA²। तो यहाँ से LA/LB का मान LB/LA का मान 1/4 है, तो LA/LB होगा 4, पाई से पाई कट जाएगा, RB/RA का वर्ग ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो RA, यहाँ पे इस जगह पे देखो, इसको एक समीकरण मान लो, एक समीकरण आप इसको मान लो। तो इसमें आप देखो RA/RB का जो वर्ग है वो है LB/LA, तो RB/RA जो हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और इसका उल्टा यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा LA/LB, ये हो गया RA/RB। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे LA/LB आप देखो तो 1/4 LB/LA है, तो LA/LB ये भी 4 होगा, तो यहाँ से RA/RB ये हो गया 4 गुणे 4 यानी 16। तब A का प्रतिरोध 24 दिया था, तो ये हो जाएगा 24/RB बराबर 16, तो RB बराबर होगा 24/4 6 24, 4 चौक को 16 यानी 1.5 चौक को 6, 1.5। ये इसका जवाब होगा। ये एक लॉजिकल सवाल है, बाकी और इस सवाल में ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यही है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल, इसका ये पूरा सलूशन। और उसके बाद इसमें जो भी सवाल दिया गया है सवाल नंबर 7, 8 में, तो इनका जवाब हमने बार बार दिया है। 2024 के सेट, 22 के सेट, बहुत सारे सेटों में इनका जवाब कई बार दिया जा चुका है, तो इसलिए हम इन सवाल को छोड़ देंगे और जो अगला सेट इसका होगा 2023 का दूसरा सेट, उसको हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे।